डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे ने तो बस एक लड्डू खाया था। ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को किसी ने जहर मिला हुआ खाना खिला दिया है। बोलो, क्या तुमने मिलावट वाली मिठाई बेची है? तो क्या हुआ जज साहब, गरीबी तो है, अगर कुछ हो भी गया तो 1-1 लाख देके सबको चुप करा दूंगा। होली के अगले दिन शहर के अस्पताल में 50 से ज्यादा बच्चे मौत से लड़ रहे थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इतना जहर उनके शरीर में आया कहां से। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जहर के पीछे शहर का एक करोड़पति इंसान था, और इस सच्चाई को सिर्फ एक इंसान जानता था। फिर उसने जज के सामने जो कहा, उसने पूरे देश को हिला दिया। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, कहीं आपको भी मिलावटी खाना तो नहीं खिलाया जा रहा। आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 19 साल के आशु से। जिस उम्र में लड़के अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में आशु एक फैक्ट्री में पसीना बहाते हुए मजदूरी करता था। शहर के एक किनारे बनी कच्ची झोपड़ी में उसका बीमार पिता पिछले 6 महीने से खटिया पर पड़ा था। घर में एक छोटी बहन मीरा भी थी, जिसकी शादी की चिंता पिता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। आशु जिस बड़ी फैक्ट्री में काम करता था, वहां त्योहारों के लिए रंग और डिब्बाबंद मिठाई दोनों एक ही जगह बनते थे। जल्दी करो, त्योहार का समय है। जितना ज्यादा माल बनेगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा। उस फैक्ट्री का मालिक सेठ धनराज पैसों का इतना अंधा और भूखा था कि इंसानियत उसके अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी थी। एक रात आशु ओवरटाइम करते हुए ओवन साफ कर रहा था। तभी सेठ और मैनेजर के कदमों की आहट और उनकी बातें उसके कानों में पड़ी। आशु एक बड़ी मशीन के पीछे छुप गया। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और उसे इस तरह रख दिया कि कैमरा सीधे सेठ धनराज और मैनेजर की तरफ था। फिर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब उनके हर शब्द के साथ उनका चेहरा भी कैमरे में कैद हो रहा था। मैनेजर पसीना पसीना होते हुए घबराई हुई आवाज में कह रहा था, सर, इस बार मिठाई के मावे में जो केमिकल हमने मिलाया है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। ये सीधा जहर है सेठ जी। बच्चे इसे शौक से खाते हैं, उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। सेठ धनराज अपनी महंगी सिगार का धुआं छोड़ते हुए बड़ी बेरुखी से और जोर से हंसा। लोगों को सस्ता माल चाहिए, सेहत नहीं। मेरा भगवान सिर्फ मेरा मुनाफा है। इस दुनिया में वही सही है जिसके पास पैसा है। 2-4 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, आज मरे या कल किसे परवाह है। इन 2 कौड़ी के लोगों की जान से ज्यादा कीमत मेरी इस एक मशीन की है। और तू पुलिस की टेंशन मत ले। तू टेंशन मत ले, मंत्री को हफ्ता दे दिया है, पुलिस भी अपनी जेब में है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू ज्यादा दिमाग मत चला और बस माल पैक करवा। मशीन के पीछे दुबका आशु ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसका खून खौलने लगा, पर उसके फोन में सेठ का ये भयानक और क्रूर सच रिकॉर्ड हो चुका था। त्योहार का दिन जैसे तैसे बीत गया, पर अगले ही दिन पूरे शहर में कोहराम मच गया। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड खचाखच भर चुका था। हर तरफ स्ट्रेचर दौड़ रहे थे, नर्सें भाग रही थी और बेबस माओं की चीख पुकार से पूरा अस्पताल गूंज रहा था। डॉक्टर बदहवास होकर चिल्ला रहा था, जल्दी करो, इस बच्चे की पल्स गिर रही है, इसे तुरंत CPR दो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर चीख रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे ने तो बस एक लड्डू खाया था। लगता है इन सब बच्चों ने जहर मिली हुई मिठाई खाई है, इसी वजह से इनकी हालत बिगड़ रही है। जल्दी इलाज करना होगा। एक ही दिन में 50 से ज्यादा बच्चे मौत की कगार पर पहुंच गए थे। एक रोते हुए पिता को देखकर डॉक्टर ने हताश होकर कहा, इन सब ने एक ही जगह की रंग बिरंगी मिठाई खाई है। उसमें कोई ऐसा भयानक केमिकल मिला था जिसने इन मासूमों के फेफड़ों और आंतों को गला दिया है। ये मिठाई नहीं, मौत का सीधा सामान था। आशु ने जब अस्पताल के बाहर तड़पते बच्चों और अपना सिर पीटते माँ बाप को देखा तो उसकी रूह कांप गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल। अगर आपने भी कभी ऐसी मिठाई खाई हो जिसका स्वाद अजीब लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी लिखिए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आशु ने आगे क्या किया। आशु ने मन बना लिया था कि वो इस दरिंदे सेठ को नहीं छोड़ेगा। वो सबूत लेकर पुलिस के पास जाने ही वाला था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तेरी बहन हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता तो रिकॉर्डिंग वाला फोन लेकर पुरानी मिल के पास आ जा। होशियारी की तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। वो पागलों की तरह भागता हुआ उस खंडहर हो चुकी पुरानी मिल पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। मीरा के हाथ पैर एक लोहे की कुर्सी से बंधे थे और वो बुरी तरह कांपते हुए रो रही थी। एक खूंखार गुंडे ने मीरा की कनपटी पर ठंडी लोहे की बंदूक सटा रखी थी। मीरा अपने भाई को देखते ही चीखी, भैया मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे भैया।
गुंडे ने बंदूक को और जोर से दबाते हुए कहा, निकाल फोन, वरना आज तेरी बहन का भेजा यहीं दीवारों पर बिखेर दूंगा। आशु ने रोते हुए अपना फोन गुंडे की तरफ बढ़ा दिया। गुंडों ने फोन लिया, उसे जमीन पर पटका और भारी हथौड़े से चकनाचूर कर दिया। फिर उन्होंने मीरा को जमीन पर धक्का दे दिया और वहां से हंसते हुए निकल गए। आशु दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। गुंडों और सेफ को लगा कि इकलौता सबूत हमेशा के लिए मिट गया है, पर वो नहीं जानते थे कि आशु एक गरीब मजदूर जरूर था, पर बेवकूफ नहीं। बहन को सुरक्षित घर छोड़ने के बाद आशु सीधा शहर की एक बेहद ईमानदार एडवोकेट अंजलि शर्मा के पास पहुंचा। आशु ने उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी पहले ही अपनी ईमेल आईडी पर सेव कर ली थी। उसने अंजलि मैडम को पूरी कहानी बताई और फोन पर वो रिकॉर्डिंग सुनाई। सबूत सुनकर एडवोकेट अंजलि शर्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आशु, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, लेकिन तुम्हारी इसी हिम्मत ने आज कई जानें बचा ली हैं। ये सेठ सोचता है कि ये अपनी दौलत से कानून और न्याय को खरीद लेगा, पर कल अदालत में मैं इसका वो गुरूर तोड़ूंगी। हम ये केस लड़ेंगे और इस दरिंदे को सजा दिलवाएंगे। उधर जब सेठ धनराज को अपने सूत्रों से पता चला कि आशु ने बैकअप रखा हुआ था और कल कोर्ट में एक बड़ी वकील के साथ उसके खिलाफ पक्का सबूत पेश होने वाला है, तो उसके पसीने छूट गए। पेशी से ठीक एक रात पहले सेठ धनराज अपनी करोड़ों की चमचमाती गाड़ी से आशु की उस कच्ची झोपड़ी के बाहर आकर रुका। सेठ सूट बूट में अंदर आया। उसने एक बड़ा सा सूटकेस खोला जो 500 के नोटों की गड्डियों से खचाखच भरा था। सेठ ने बेहद घमंड और गुरूर से कहा, देख लड़के, इसमें पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तेरी बहन की शादी राजाओं की तरह होगी और तेरे बाप का इलाज शहर क्या, विदेश के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। तू गरीब है और कीड़े की तरह गरीब ही मरेगा अगर मुझसे पंगा लेगा। ये पैसा उठा, अपनी किस्मत बदल और कल कोर्ट में अपना मुंह बंद रखना। आशु ने उन पैसों को देखा, फिर वो मुस्कुराया और सेठ की आंखों में आंखें डालकर एक दमदार और निडर आवाज में बोला, गरीब हूं सेठ, बिकाऊ नहीं। तेरे इन 10 करोड़ों के नोटों में मुझे उन तड़पते बच्चों की चीखें और खून की महक आ रही है। तूने सिर्फ मिलावट नहीं की है, तूने मासूमों का कत्ल किया है। आज तू बचेगा नहीं। अगले दिन अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया से लेकर आम जनता तक हर किसी की नजर उस 19 साल के मजदूर पर थी जो शहर के सबसे बड़े अरबपति से सीधे टकरा रहा था। एडवोकेट अंजलि शर्मा ने आशु की तरफ से केस की शुरुआत की, लेकिन सेठ के महंगे और शातिर वकील ने कोर्ट का माहौल पलटने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर जिरह शुरू की, जज साहब, ये आशु नाम का लड़का एक नंबर का झूठा ब्लैकमेलर और फ्रॉड है। ये सिर्फ पैसों के लालच में मेरे मुवक्किल सेठ धनराज पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच तो यह है कि सेठ जी ने इसे कुछ दिन पहले फैक्ट्री से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। अब ये उसी बात का बदला लेने और मेरे मुवक्किल से 10 करोड़ की फिरौती ऐंठने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी और कंप्यूटर से बनाया हुआ नकली ऑडियो लेकर आया है। ये सुनते ही आशु की आंखें लाल हो गई। जज साहब, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर होती है, सच। और आज यही सच इस अदालत में खड़ा है। फिर उसने तेज आवाज में कहा, पैसों का लालच, बदला। जज साहब, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो कल रात जब ये सेठ खुद 10 करोड़ रुपए का भरा हुआ सूटकेस लेकर मेरी झोपड़ी पर मुझे खरीदने आया था तो मैं वो रख लेता। आज मैं महलों में बैठा होता, इन फटे कपड़ों में यहाँ खड़ा होकर आपसे इंसाफ की भीख नहीं मांग रहा होता। मैंने वो 10 करोड़ इसलिए ठुकराए क्योंकि उस दौलत में मुझे अस्पताल में तड़पते हुए मासूम बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। मेरी नौकरी नहीं गई जज साहब, बल्कि इन पैसों के भूखे भेड़ियों ने इंसानियत की नौकरी छोड़ दी है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। एडवोकेट अंजलि शर्मा की अपील पर अदालत में जैसे ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई, स्क्रीन पर सेठ धनराज का चेहरा साफ दिखाई देने लगा और उसकी आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठी। अरे लोगों को सस्ता माल चाहिए, सेहत नहीं। मेरा भगवान सिर्फ मेरा मुनाफा है। ये गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। रिकॉर्डिंग के ये शब्द गूंजते ही पूरी अदालत में शमशान जैसी खामोशी छा गई। सेठ धनराज का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जज साहब का चेहरा गुस्से से तमतमाम उठा। उन्होंने अपनी कलम मेज पर पटकते हुए एक बेहद कड़क आवाज में अपना फैसला सुनाया। त्योहारों के नाम पर मासूम बच्चों की थाली में जहर परोसने वाले सिर्फ अपराधी नहीं, इस समाज और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए तुमने पीढ़ियों को तबाह कर दिया। अपनी तिजोरी भरने के लिए तुमने इंसानों को कीड़े मकोड़े समझा। ये अदालत इस हैवानियत के लिए सेठ धनराज को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है और वो मौत बांटने वाली फैक्ट्री आज और अभी से हमेशा के लिए सील की जाती है। पूरी अदालत में तालियां बजने लगी। सच्चाई की जीत हुई थी।
जब पुलिस सेठ धनराज को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट के बाहर ले जा रही थी तो सीढ़ियों पर उसका सामना आशु से हुआ। सेठ आज भी अपने अहंकार में अंधा था। सेठ हंसते हुए और ताना मारते हुए बोला, तुझे लगता है तू जीत गया? बेवकूफ, मेरे जैसे 1000 लोग हैं बाहर। हर गली हर चौराहे पर मिलावट हो रही है। पैसे के दम पर मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा और कल बाहर आ ही जाऊंगा। इस करप्शन को, इस सिस्टम को किस किस से बचाएगा तू? आशु एक पल शांत रहा और फिर एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। आशु बोला, तू सही कह रहा है सेठ, तेरे जैसे 1000 लोग हैं जो जहर बेच रहे हैं। मैं अकेला सबको नहीं रोक सकता, लेकिन याद रखना, जब तक तेरे जैसे लोग रहेंगे तब तक मेरे जैसा कोई ना कोई आशु खड़ा जरूर होगा। लड़ाई हर गली में होगी और हर बार होगी, और जब तक हम जैसे गरीबों का जमीर जिंदा है, तुम जैसे अमीर कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। वक्त बीत गया। आशु ने 10 करोड़ ठुकरा दिए थे। वो आज भी शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग आज भी उस पर हंसते थे। एक पड़ोसी ताना मारते हुए बोला, बड़ा ईमानदार बन रहा था, 10 करोड़ ठुकरा दिए, पागल है पूरा। क्या उखाड़ लिया इतनी ईमानदारी दिखाकर? कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर है। आशु उनकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। तभी उसकी दुकान पर कुछ बच्चे भागते हुए आए। ये वही बच्चे थे जो उस दिन अस्पताल में मौत के मुंह से वापस लौटे थे। एक छोटी बच्ची ने आगे आकर आशु का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि अगर आप उस दिन अपनी जान पर खेलकर वो रिकॉर्डिंग नहीं लाते तो और भी बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते। अगर आप नहीं होते तो शायद हम भी कभी अपने घर वापस नहीं जा पाते। थैंक यू भैया। आशु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने घुटनों के बल बैठकर उन बच्चों को गले से लगा लिया। पीछे खड़े बच्चों के माता पिता हाथ जोड़े रो रहे थे। लोग भले ही उसे पागल कहते हो, पर आशु जानता था कि उसने 10 करोड़ खोकर कुछ ऐसा कमाया था जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। क्योंकि पैसे इंसान को सिर्फ अमीर बनाते हैं, लेकिन इंसानियत और सच्चाई इंसान को हमेशा के लिए अमर बना देती है।